हे गाइस व्हाट्सअप, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आप लोगों का ऑडिट के इस पॉडकास्ट में। और आज हम लोग जिस स्टैंडर्ड का एक रिविजनरी पॉडकास्ट रिकॉर्ड कर रहे हैं वो स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग है SA 560, जिसका नाम है सब्सिक्वेंट इवेंट। पूरी ऑडियो को ध्यान से सुनिएगा, बीच में अगर थोड़ी सी डिस्टर्बेंस हो तो उसके लिए माफ़ कर दीजिएगा। थोड़ी तबीयत ख़राब है, गला बेसिकली ख़राब है, बाकी तो कुछ भी ख़राब हो कोई दिक्कत नहीं है। गला ख़राब होता है तो बोलने में थोड़ा सा परेशानी रहती है, बट एनीवेज SA 560 डील करता है सब्सिक्वेंट इवेंट से। सब्सिक्वेंट इवेंट से पहले आपको एक बात समझनी है कि SA 700 में आप लोग अगर देखते हैं तो हम लोग ऑडिट रिपोर्ट की ना डेट डालते हैं, राइट। वो ऑडिट रिपोर्ट की डेट का रिलेवेंस क्या होता है कि जितने भी इवेंट्स और ट्रांजैक्शन हैं उस डेट तक के किस डेट तक के, जो ऑडिट डेट तक के जो भी इवेंट्स और ट्रांजैक्शन हैं वो ऑडिटर जो है उनसे अवेयर था और ऑडिटर ने उसका इम्पैक्ट जो है वो कंसिडर किया है। ऑडिटर हैज़ कंसिडर्ड द इफेक्ट ऑफ सच इवेंट्स एंड ट्रांजैक्शन जो कहाँ तक हुई हैं अप टू द डेट ऑफ ऑडिटर्स रिपोर्ट हुई हैं। नाउ मीनिंग ऑफ सब्सिक्वेंट इवेंट के मतलब को जानने के लिए आपको वो दो बातें याद रखनी है। सब्सिक्वेंट इवेंट्स में दो बातें आती हैं। एक वो इवेंट्स जो अकर हुए हैं बिटवीन द डेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड द डेट ऑफ ऑडिटर्स रिपोर्ट, राइट। डेट ऑफ ऑडिटर्स रिपोर्ट जिस रिपोर्ट पे ऑडिटर ने साइन किया, मान लेते हैं हम इसको एक डेट डाल लेते हैं, लेट अस से 5 मई। ओके, तो 5 मई को जो है ऑडिटर ने अपनी रिपोर्ट साइन करी है और 31 मार्च जो है डेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट है। तो 1 अप्रैल से लेके 5 मई तक के जो भी इवेंट्स होंगे उन्हें हम लोग सब्सिक्वेंट इवेंट्स बुलाएंगे। एंड इसके बाद भी सब्सिक्वेंट इवेंट्स के डेफिनेशन में एक पार्ट और आता है, वो ये कि फैक्ट्स वर्ड बोल लीजिए, फैक्ट्स। कौन से फैक्ट्स? जो आपको डेट ऑफ ऑडिटर्स रिपोर्ट के बाद पता चले, यानी कि हमारे एग्जाम्पल में 5 मई के बाद पता चले। आइए, देन उसके बाद डेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बारे में मैंने आपको बता ही दिया। ये वो डेट है ऑफ द एंड ऑफ द लेटेस्ट पीरियड कवर्ड बाय द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जैसे हमने अपने एग्जाम्पल में 31 मार्च लिया था। एक डेट और है, डेट ऑफ अप्रूवल ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अब डेट ऑफ अप्रूवल ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या है? जहां पे जिन लोगों के पास रिकग्नाइज्ड अथॉरिटी है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ले फाइनेंशियल स्टेटमेंट की, वो थी डेट ऑफ अप्रूवल ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। देन डेट ऑफ ऑडिटर्स रिपोर्ट, जिस दिन ऑडिटर रिपोर्ट जो है वो साइन हो, वो हमारी होती है डेट ऑफ ऑडिटर्स रिपोर्ट। वो रिपोर्ट जो हमारे रिपोर्ट के अंदर लिखी है वो होती है डेट ऑफ ऑडिटर्स रिपोर्ट। देन एक और डेट है, डेट ऑन विच द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर इशूड। जब हम थर्ड पार्टी को फाइनेंशियल स्टेटमेंट हैंड ओवर कर देती है कंपनी, उसे बोलते हैं डेट ऑफ इशू ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ओके, ग्रेट। देन अब यहाँ पे सबसे पहले हम जानते हैं कि ऑडिटर का ऑब्जेक्टिव क्या होता है सब्सिक्वेंट इवेंट्स को लेके। तो ऑडिटर का ऑब्जेक्टिव तो सिंपल है, सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन करना है। किस बात को लेके? नंबर 1, इवेंट्स को लेके। कौन से इवेंट्स? जो अकर हुए हैं बिटवीन द डेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड द डेट ऑफ ऑडिटर्स रिपोर्ट, यानी 1 अप्रैल से जो 5 मई तक अकर हुए हैं, राइट। और क्या एविडेंस ऑब्टेन करना है कि ये जो इवेंट्स अकर हुए हैं ये प्रॉपरली आइडेंटिफाइड हैं, और अगर इन इवेंट्स के लिए एडजस्टमेंट या डिस्क्लोजर चाहिए था तो वो एडजस्टमेंट और डिस्क्लोजर जो है वो एप्रोप्रिएटली रिफ्लेक्टेड है फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर, राइट। मैं फिर रिपीट करता हूँ, ये जो इवेंट्स हुए हैं ये एप्रोप्रिएटली आइडेंटिफाइड हैं, और ये जो हमारा इनसे रिलेटेड जो भी एडजस्टमेंट और डिस्क्लोजर्स होने थे वो प्रॉपरली हो चुके हैं, एप्रोप्रिएटली रिफ्लेक्टेड है फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर। ओके, देन ये तो हो गया एक पार्ट। अभी मैं इन इवेंट्स के बारे में भी आपको कुछ बात बताऊंगा, इन इवेंट्स को आप कैसे डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। दूसरा पार्ट हो गया हमारे ऑब्जेक्टिव का, रिस्पॉन्ड एप्रोप्रिएटली। किसको रिस्पॉन्ड करना है? फैक्ट्स को। याद है सब्सिक्वेंट इवेंट्स की डेफिनेशन में 2 पार्ट थे। नंबर 1 हमारे पास था वो पार्ट जिसमें लिखा था इवेंट। कौन से इवेंट? इवेंट जो अकर होते हैं डेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट से लेके डेट ऑफ ऑडिटर रिपोर्ट के बीच में। फिर था फैक्ट्स। कौन से फैक्ट्स? जो डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट के बाद होते हैं, जो डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट के बाद पता चलते हैं ऑडिटर को, वो फैक्ट्स। अब इन फैक्ट्स को लेके हमारा क्या ऑब्जेक्टिव है? ऑडिटर का एक ही ऑब्जेक्टिव है, रिस्पॉन्ड एप्रोप्रिएटली। तो रिस्पॉन्ड वर्ड डाल के हम पे काफ़ी अच्छा जो है ओपन हाउस रखा है भाई, कि रिस्पॉन्ड एप्रोप्रिएटली, राइट। मतलब कोई प्रॉपर आपको अभी हम आगे चल के पढ़ेंगे क्या रिक्वायरमेंट है, लेकिन ऑब्जेक्टिव में आपको कोई एकदम से डिटेलिंग में नहीं बताया गया कि क्या करना है। यहाँ पे आपको यही वर्ड यूज़ करना है, रिस्पॉन्ड एप्रोप्रिएटली। रिस्पॉन्ड एप्रोप्रिएटली कौन से फैक्ट्स को? ऐसे फैक्ट्स को जो ऑडिटर को पता चले हैं ऑडिट रिपोर्ट की डेट के बाद, लेकिन अगर ऑडिटर को पता होते, हैड दे बीन नोन टू द ऑडिटर एट दैट डेट। कौन सी डेट? ऑडिट रिपोर्ट की डेट पे। मे हैव कॉज द ऑडिटर टू अमेंड द ऑडिटर्स रिपोर्ट। इस लाइन को रट लीजिए, had they been known to the auditor at that date, had they been known to the auditor at that date, अगर ऑडिटर को ऑडिटर रिपोर्ट पे पता होते, may have caused the auditor to amend the auditor's report, तो भैया ऑडिटर को अपनी रिपोर्ट जो है वो चेंज करनी पड़ती।
तो हमारा ऑब्जेक्टिव है सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन करना, इवेंट्स को लेके जो डेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट से डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट के बीच में अगर हो रहे हैं, इनकी सबसे पहले ये प्रॉपर्ली आइडेंटिफाई होने चाहिए, ये एडजस्टेड और डिस्क्लोज होने चाहिए इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज रिक्वायर्ड। ओके, एंड रिस्पॉन्ड करना अप्रोप्रिएटली उन फैक्ट्स को जो फैक्ट्स पता चले हमें डेट ऑफ ऑडिटर्स रिपोर्ट के बाद, हैड दे बीन नोन टू अस, हैड दे बीन नोन टू द ऑडिटर एट दैट डेट, द ऑडिटर इट मस्ट हैव कॉज द ऑडिटर टू अमेंड द ओपिनियन। ओके, अच्छा जी, अब जरा मेरी बात को ध्यान सुनिएगा। हमारे पास जो है फैक्ट्स कितने तरीके के हो सकते हैं, हमारे पास जो है हमारे पास सब्सिक्वेंट इवेंट्स जो है वो कितने तरह के हो सकते हैं। एक तो यही इवेंट्स हो गए हमारे पास, है ना, जो डेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट से डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट के बीच में आकर होते हैं। अब इन इवेंट्स को भी आप आगे दो पार्ट में बांट सकते हो। इन इवेंट्स के जो दो पार्ट हैं वो है कि इनमें से कुछ इवेंट्स होंगे जिनके लिए एडजस्टमेंट चाहिए और कुछ इवेंट्स होंगे जिनके लिए डिस्क्लोजर चाहिए, यानी एडजस्टमेंट नहीं चाहिए। अब कौन से ऐसे इवेंट्स होते हैं जिनके लिए एडजस्टमेंट चाहिए? वो इवेंट जिनकी कंडीशन एज ऑन बैलेंस शीट डेट एग्जिस्ट करती थी, जैसे कि बैड डेट्स हो गए आपके सब्सिक्वेंट ईयर के अंदर, बैड डेट्स हो गए आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट डेट के बाद। तो मैं बोलूँगा कि बैड डेट होना एक सब्सिक्वेंट इवेंट है जिनके लिए एडजस्टमेंट चाहिए, राइट। आप लोग इन्हें अपने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड या इंडियस के हिसाब से एडजस्टिंग इवेंट, नॉन एडजस्टिंग इवेंट के नाम से पढ़ते होंगे। ये वही इवेंट्स हैं, राइट, हमारे एडजस्टिंग इवेंट्स होते हैं। और नॉन एडजस्टिंग इवेंट्स कौन से होते हैं? ऐसे इवेंट्स जिनकी कंडीशन एज ऑन बैलेंस शीट डेट एग्जिस्ट नहीं करती थी, जिनको लेके सिर्फ और सिर्फ क्या देना था? डिस्क्लोजर। जिनको लेके सिर्फ और सिर्फ क्या देना था? डिस्क्लोजर देना था। कम ऑन, क्या देना था? सिर्फ और सिर्फ डिस्क्लोजर देना था। और ये हो गए हमारे नॉन एडजस्टिंग इवेंट, इनकी कंडीशन एग्जिस्ट नहीं करती थी। फॉर एग्जाम्पल, डिस्ट्रक्शन ऑफ मशीनरी बाय फायर लीजिए। तो ये हमने इवेंट्स के बारे में डिस्कशन कर लिया। नाउ ऑडिट प्रोसीजर्स क्या लगाने हैं सब्सिक्वेंट इवेंट्स को लेके? सबसे पहले मैंने आपको बताया कि ए, सब्सिक्वेंट इवेंट्स आइडेंटिफाई होने चाहिए। बी, आपके जो अभी हम जब मैं सब्सिक्वेंट इवेंट बोल रहा हूं, तो अब जो हम डिस्कशन कर रहे हैं ये हम सिर्फ बात कर रहे हैं उन इवेंट्स के लिए जो डेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट से लेके डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट के बीच में इवेंट जो है वो अकर हुए, राइट। फैक्ट्स के बारे में हम अलग से बात करेंगे। अच्छा, तो सबसे पहले मैं बात करता हूं सब्सिक्वेंट इवेंट्स को लेके। सब्सिक्वेंट इवेंट्स को लेके आपको 3 काम करने हैं। नंबर 1, एक तो इनकी आइडेंटिफिकेशन को लेके आपको ऑडिट प्रोसेस लगाने हैं। नंबर 2, आपने ऑडिट प्रोसेस लगाने हैं ये चेक करने के लिए भाई इनमें जो भी एडजस्टमेंट होनी थी, जो भी डिस्क्लोजर्स होने थे वो अप्रोप्रिएटली हो गए नहीं। एंड नंबर 3, आप लोग रिटर्न रिप्रेजेंटेशन लेंगे मैनेजमेंट से। तो इन 3 मुद्दों पे बातचीत करते हैं। सबसे पहले हम लोग वो ऑडिट प्रोसीजर बात करेंगे जिन ऑडिट प्रोसीजर से हम लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं सब्सिक्वेंट इवेंट्स को। इसमें पहला पार्ट होगा कि हम मैनेजमेंट के प्रोसीजर्स की अंडरस्टैंडिंग लेंगे कि मैनेजमेंट ने कौन से प्रोसीजर्स जो हैं वो यूज करे हैं टू एंश्योर दैट सब्सिक्वेंट इवेंट्स आर आइडेंटिफाइड। So number 1, obtain understanding of management's procedure to ensure that subsequent events are identified. तो पहली बात, मैनेजमेंट के प्रोसीजर की अंडरस्टैंडिंग लो। दूसरा, मैनेजमेंट से इंक्वायरी करो। मैनेजमेंट से इंक्वायरी करो किस बात को लेके? कि भाई कोई सब्सिक्वेंट इवेंट अकर तो नहीं हुआ विच माइट अफेक्ट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। सो इंक्वायरी विद मैनेजमेंट एंड TCWG वेदर एनी सब्सिक्वेंट इवेंट हैव अकर्ड विच माइट हैव इफेक्ट ऑन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। नंबर 3, मिनट्स ऑफ मीटिंग। मिनट्स ऑफ मीटिंग आपने रिवाइज करना। देखिए, मैं आपको यहाँ पे 2 मिनट के लिए छोटी सी मोटिवेशन भी दूंगा। अगर आप यहाँ तक पहुँच गए इस ऑडियो में, कॉन्ग्रेचुलेशंस। अभी तक आधे लोग गिव अप कर चुके होंगे, राइट। अगर नहीं पहुंचे हैं तो आपको मैं क्या ही बताऊं, क्योंकि आप नहीं पहुंचे तो आप सुन ही रहे हो। कि अगर पहुंच गए हो, बस इतनी ही देर लगेगी और स्टैंडर्ड खत्म हो जाएगा। और मैं यहाँ पे कंजूसी नहीं कर रहा, मैं यहाँ पे लाइंस आपके लिए रीड कर रहा हूँ ताकि आपको वो वर्ड्स याद हों, ताकि आप लोग जो है उन वर्ड्स को एग्जाम में लिख के आ पाओ। ओके, सो बने रहें, पूरा देखें, पूरा सुने इसको। आइए, सो नंबर 1, मैनेजमेंट के प्रोसीजर की अंडरस्टैंडिंग लेना कि मैनेजमेंट कैसे इंश्योर करती है कि सब्सिक्वेंट इवेंट आइडेंटिफाई होंगे। नंबर 2, मैनेजमेंट या TCWG से इंक्वायर करना कि कोई सब्सिक्वेंट इवेंट तो अकर नहीं हुआ विच माइट इफेक्ट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। नंबर 3, MOM, मिनट्स ऑफ मीटिंग पढ़ना है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की मिनट्स ऑफ मीटिंग, एग्जीक्यूटिव कमेटी की मिनट्स ऑफ मीटिंग, मीटिंग ऑफ शेयर होल्डर्स के मिनट्स ऑफ मीटिंग, एटसेट्रा एटसेट्रा। एंड आपको लेटेस्ट इंटरिम फाइनेंशियल स्टेटमेंट पढ़नी है इफ एनी, यानी कि आपको कोई क्वार्टरली स्टेटमेंट आई है या मैनेजमेंट ने कोई मंथली स्टेटमेंट इंटरनली बनाई है, तो वो भी आपको पढ़नी है। उससे आपको काफ़ी अच्छी इंसाइट्स मिल जाएगी एज फार एज सब्सिक्वेंट इवेंट्स आर कंसिडर्ड। लीजिए, तो 3-4 बातें दोबारा रिपीट कर देते हैं आप लोगों के लिए। नंबर 1, मैनेजमेंट के प्रोसीजर्स की अंडरस्टैंडिंग। नंबर 2, मैनेजमेंट से इंक्वायरी कि कोई सब्सिक्वेंट इवेंट्स तो नहीं हुए विच माइट इफेक्ट दी फाइनेंशियल स्टेटमेंट। नंबर 3, मिनट्स ऑफ मीटिंग को रीड करना। कौन कौन सी मिनट्स ऑफ मीटिंग? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की, एग्जीक्यूटिव कमेटी की, शेयर होल्डर्स की, एंड इंटरिम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को रीड करना। आइडेंटिफिकेशन में ये सब चीजें हेल्प करने वाली हैं। ओके, देन उसके बाद हमें क्या करना है? नेक्स्ट हमारे पास क्या है? ऑब्टेन सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस। हमने आइडेंटिफाई कर लिया। ऑब्टेन सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस कि जितने भी इवेंट्स अकर हुए हैं बिटवीन द डेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड डेट ऑफ ऑडिटर्स रिपोर्ट,
उनकी एडजस्टमेंट या डिस्क्लोजर होने थे तो प्रॉपरली आइडेंटिफाइड हैं और प्रॉपरली एप्रोप्रिएटली रिफ्लेक्टेड है फाइनेंशियल स्टेटमेंट में। यानी जिनसे भी रिलेटेड एडजस्टमेंट और डिस्क्लोजर्स होने थे वो एडजस्टमेंट और डिस्क्लोजर्स हो चुके हैं, ये इंश्योर कीजिए। देन उसके बाद थर्ड पार्ट में आता है रिटर्न रिप्रेजेंटेशन। रिटर्न रिप्रेजेंटेशन में हम लोग मैनेजमेंट TCWG से रिटर्न रिप्रेजेंटेशन लेंगे कि जितने भी इवेंट्स थे, अगेन डेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट से लेके डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट तक, जिनकी एडजस्टमेंट और डिस्क्लोजर होनी थी वो एडजस्टेड और डिस्क्लोज्ड हैं। ये हमने मैनेजमेंट से सपोर्ट करने के लिए रिटर्न रिप्रेजेंटेशन ली कि जिनकी जितने भी सब्सिक्वेंट इवेंट्स थे डेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट से लेकर डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट तक के बीच में, वो हम लोग जिनकी एडजस्टमेंट और डिस्क्लोजर होनी थी वो एडजस्ट और डिस्क्लोज हो चुके हैं। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन बनता है एग्जाम के लिए कि मैनेजमेंट से क्या क्या इंक्वायरी करने वाले हो, मैनेजमेंट से क्या क्या इंक्वायरी जो है आप लोग करने वाले हो विद रिस्पेक्ट टू सब्सिक्वेंट इवेंट्स, आइडेंटिफिकेशन के लिए आप क्या क्या इंक्वायरी जो है वो करने वाले हो। इसको हम 3 पार्ट में बांट देंगे। नंबर 1 एसेट, नंबर 2 अकाउंटिंग पॉलिसी, नंबर 3 3 C's, ओके, कमिटमेंट, कैपिटल एंड कंटिजेंसी। ये थोड़ा सा याद करने वाली बात है, लेकिन मैं आपको ये डिवाइड करके पढ़ा रहा हूँ ताकि आप लोग याद भी कर पाएँ। तो टोटल मिला के हमारे पास 9 ऐसे इंक्वायरीज़ हैं जो हमें मैनेजमेंट से करनी चाहिए। याद है हम लोग अभी ऊपर जब प्रोसेस पढ़ रहे थे कि कैसे हम लोग जो है आइडेंटिफाई करेंगे, तो उसमें सेकंड पॉइंट आता था इंक्वायरी ऑफ मैनेजमेंट। अब मैनेजमेंट से क्या इंक्वायरी करें, तो मैनेजमेंट से जो इंक्वायरी करनी है वो 3 पार्ट में डिवाइडेड है, एसेट, अकाउंटिंग पॉलिसी एंड 3C। 3C में सबसे पहले कमिटमेंट, कैपिटल एंड कंटिजेंसी याद कर लीजिए, मैं एक बार इनको रीड भी कर दूंगा। और एसेट्स में, अब एसेट्स में सबसे पहले हम बात करते हैं कि एसेट को लेकर आपको क्या क्या इंक्वायरी करनी है। सबसे पहले आपको देखना है कि कोई सेल और एक्विजिशन तो एसेट्स नहीं हो रहा। फिर आपको देखना है कोई एसेट गवर्नमेंट द्वारा अप्रोप्रिएट तो नहीं कर लिया गया, या फिर कोई डिस्ट्रॉय तो नहीं हुआ है एसेट आपका फायर, फ्लड एटसेट्रा से। और फिर तीसरा एसेट में आपको देखना है कि कोई ऐसा इवेंट जो रिकवरेबिलिटी ऑफ एसेट पे इंपैक्ट डालता हो वो तो अगर नहीं हुआ। तो एसेट के 3 इवेंट हैं या एसेट को लेकर 3 इंक्वायरी है। सेल और एक्विजिशन पे बातचीत करेंगे, एप्रोप्रिएशन बाय गवर्नमेंट या डिस्ट्रक्शन में बातचीत करेंगे, और रिकवरेबिलिटी पे बातचीत करेंगे। अब हमारे पास बचती है अकाउंटिंग पॉलिसी। अकाउंटिंग पॉलिसी में आपने देखना है सबसे पहले कि क्या किसी तरह की कोई अनयूजुअल अकाउंटिंग एडजस्टमेंट तो नहीं की गई है या करने के बारे में सोचा तो नहीं जा रहा है। फिर दूसरा, क्या जो अकाउंटिंग पॉलिसी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में यूज हो रही हैं उससे गोइंग कंसर्न अजम्पशन पे तो डाउट नहीं उठ रहा है। अकाउंटिंग पॉलिसी जो यूज हो रही है फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, क्या उससे कोई गोइंग कंसर्न अजम्पशन पे तो डाउट नहीं उठ रहा है। एंड तीसरा जो हमें ध्यान रखना है अकाउंटिंग पॉलिसी को लेके वो ये कि कहीं हमारी जो एस्टीमेट्स और प्रोविजंस बनाए गए हैं, उनको लेके तो कोई ऐसा इवेंट या कंडीशन नहीं है जिससे डाउट उठ रहा हो सब्सिक्वेंट इवेंट को लेके, राइट। यानी हमारे जो एस्टिमेट और प्रोविजन थे उनका कोई हमारे पास फिगर तो नहीं निकल के आया है जिससे हमें जो है डाउट लग रहा हो किसको लेके, सब्सिक्वेंट इवेंट्स को लेके। और सिंपली स्पीकिंग आप ऐसे भी बोल सकते हैं इस बात को कि कोई ऐसा इवेंट तो नहीं है जो मेजरमेंट ऑफ एस्टिमेट और प्रोविजन पे इंपैक्ट डालता हो। और 3 C's मैंने आपको बता ही दिया था, कहीं कोई नई कमिटमेंट तो नहीं हो रही है, कहीं कोई नया कैपिटल तो हम लोग रेज नहीं कर रहे हैं, या फिर कोई ऐसी डेवलपमेंट तो नहीं है कंटीजेंसी को लेके, वो भी आपको ध्यान रखना है, कैपिटल, कमिटमेंट एंड कंटीजेंसी, या कमिटमेंट, कैपिटल और कंटीजेंसी, जैसे भी आप याद करना चाहें। नाउ एक छोटा सा पॉइंट और है कि कोई सब्सिक्वेंट इवेंट है अगर ब्रांच ऑडिटर रिपोर्ट ब्रांच को लेके, तो क्या होगा, तो देखिए जो ब्रांच ऑडिटर होगा वो अपनी रिपोर्ट तक के सारे सब्सिक्वेंट इवेंट को कंसिडर करेगा अपनी रिपोर्ट में। उसकी रिपोर्ट के डेट के बाद के जो सब्सिक्वेंट इवेंट होंगे विद रिलेशन टू ब्रांच, वो प्रिंसिपल ऑडिटर को ही कंसिडर करने हैं। आइए अब बात करते हैं फैक्ट्स की। याद कीजिए सब्सिक्वेंट इवेंट्स को हमने एज पर 560 2 पार्ट्स में बांट दिया था। सब्सिक्वेंट इवेंट को एज पर ऐसे 560 हमने 2 पार्ट्स में बांट दिया था, और वो 2 पार्ट क्या थे मैं आपको याद दिलाता हूँ। एक पार्ट था आपका सब्सिक्वेंट इवेंट जो डेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स से डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट के बीच में हो रहा था, और दूसरा पार्ट था आपका जो डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट के बाद हो रहा था। अभी जो डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट के बाद आपको फैक्ट्स पता चल रहे थे, हैड दे बीन नोन टू द ऑडिटर एट द डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट मे हैव कॉज्ड द ऑडिटर टू अमेंड द ऑडिट रिपोर्ट। इन फैक्ट्स को हम 2 पार्ट में बांट देंगे, एक डेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट इशू होने से पहले, और दूसरा डेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट इशू होने के बाद। यानी डेट ऑफ इशू ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट होने तक के फैक्ट्स और डेट ऑफ इशू ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट होने के बाद, राइट। यानी फाइनेंशियल स्टेटमेंट इशू होने के बाद और फाइनेंशियल स्टेटमेंट इशू होने से पहले, ओके। इनको 2 पार्ट्स में हम लोग बांट देंगे। अब वो फैक्ट्स जो आपको पता चले फाइनेंशियल स्टेटमेंट इशू होने से पहले, नंबर 1 ऑडिटर की कोई ऑब्लिगेशन नहीं है ऑडिट प्रोसेस परफॉर्म करने की, लेकिन अगर ऑडिटर को लगता है कि हैड दे बीन नोन टू द ऑडिटर एट द डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट मे हैव कॉज्ड द ऑडिटर टू अमेंड द ऑडिट रिपोर्ट, तो ऑडिटर को क्या करना चाहिए, DDI, डिस्कस, डिटरमाइन, इंक्वायर, मैनेजमेंट के साथ डिस्कशन करेंगे, ओके। डिटरमाइन करेंगे क्या फाइनेंशियल स्टेटमेंट में अमेंडमेंट लानी है, और इंक्वायर करेंगे कि मैनेजमेंट उसको कैसे एड्रेस करने के लिए, मैनेजमेंट उसको कैसे जो है एड्रेस करना चाह रही है,
ओके अगर मैनेजमेंट अमेंड कर देती है तो हम अपने ऑडिट प्रोसीजर लगाएंगे जो भी नेसेसरी होंगे। हम अपने ऑडिट प्रोसीजर्स को अपने न्यू ऑडिटर्स रिपोर्ट तक एक्सटेंड करेंगे, राइट। बेसिकली हम अपनी जो न्यू ऑडिटर रिपोर्ट हम लोग करने वाले हैं उस वहाँ तक हम लोग जो है उस डेट तक जो हम लोग सारे के सारे फैक्ट्स को कंसिडर करेंगे। जो भी रेलेवेंट चीज़, जो भी रेलेवेंट फैक्ट हमारे सामने आया है उस रिलेटेड जो भी इन्फॉर्मेशन होगी उस इन्फॉर्मेशन को हम लोग कंसिडर करेंगे टिल द डेट ऑफ न्यू ऑडिटर्स रिपोर्ट, और फिर हम एक नई ऑडिटर रिपोर्ट जो है वो इशू करेंगे। ओके ग्रेट। अगर मैनेजमेंट अमेंड नहीं करती है तो हम लोग क्या करेंगे, तो हम लोग जो है अगर हमने रिपोर्ट नहीं दी है तो हम लोग मॉडिफाई कर देंगे उसे एज पर SS 705 और उसके बाद ऑडिट रिपोर्ट देंगे। लेकिन हम ऑडिट रिपोर्ट अगर दे चुके हैं तो मैनेजमेंट को नोटिफाई करेंगे कि ये रिपोर्ट प्लीज़ किसी को इशू ना करें बिफोर द नेसेसरी अमेंडमेंट। लेकिन अगर मैनेजमेंट फिर भी इशू कर देती है तो ऑडिटर एप्रोप्रिएट एक्शन लेगा टू सीक टू प्रिवेंट रिलायंस ऑन द ऑडिटर्स रिपोर्ट। आइए अब चलते हैं नेक्स्ट पार्ट पे, ऐसे फैक्ट्स जो आपको आफ्टर द डेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट हैव बीन इशूड के बाद पता चले, यानी आफ्टर इशू ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बाद पता चले। पहला पॉइंट वही, कोई ऑब्लिगेशन नहीं है। दूसरा पॉइंट वही कि अगर वो फैक्ट्स ऐसा था दैट में हैव अगर ऐसा कोई फैक्ट था हैड बीन नोन टू द ऑडिटर एट द डेट ऑफ ऑडिटर्स रिपोर्ट में हैव कॉज द ऑडिटर टू चेंज द ऑडिटर्स रिपोर्ट, तो उस केस में ऑडिटर जो है वो DDI करेगा। डी में सबसे पहले डिस्कस करेगा मैटर मैनेजमेंट के साथ, डिटरमाइन करेगा क्या फाइनेंशियल स्टेटमेंट की अमेंडमेंट होनी है, और इंक्वायर करेगा कि भाई मैनेजमेंट इसको कैसे एड्रेस करने के लिए इंटेंड करती है। ओके मैनेजमेंट अमेंड कर देती है, हम अपने ऑडिट प्रोसेस लगाएंगे एज नेसेसरी ऑन द अमेंडमेंट। साथ साथ में हम मैनेजमेंट के स्टेप्स को भी रिव्यू करेंगे कि मैनेजमेंट ने क्या स्टेप्स लिए हैं टू एंश्योर दैट anyone who was in receipt of previously issued financial statement with audit report is informed of the situation. Review the steps taken by management to ensure that anyone who was in receipt of the financial statement along with auditor's report is informed of the situation. लीजिए एक्सटेंड करेंगे हम लोग अपने ऑडिट प्रोसीजर को टू द डेट ऑफ ऑडिटर्स रिपोर्ट, और साथ साथ में हम लोग नई ऑडिट रिपोर्ट प्रोवाइड कर देंगे। यहाँ पे आपको ध्यान देना होगा कि EOM OM पैराग्राफ यहाँ पे मैंडेटरी हो जाता है। EOM OM पैराग्राफ क्या होता है हम लोग ऐसे 706 की रिवीजन वीडियो में कंप्लीट कर लेंगे। EOM पैराग्राफ जो है उन मुद्दों पे ध्यान देने के लिए लिखा जाता है जो मुद्दे फाइनेंशियल स्टेटमेंट में पहले से हैं और ऑडिटर को लगता है कि इस पे यूजर का ध्यान आना जरूरी है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट डिस्क्लोज होने चाहिए। अदर मैटर पैराग्राफ उन मुद्दों के लिए लिखा जाता है जो मुद्दे फाइनेंशियल स्टेटमेंट में डिस्क्लोज नहीं है। बेसिकली जो मुद्दे ऑडिट रिपोर्ट को समझने के लिए नेसेसरी होते हैं उन मुद्दों पे ध्यान लाने के लिए जो है OM पैराग्राफ लिखा जाता है। और सब्सिक्वेंट इवेंट एक जीता जागता एग्जाम्पल है जहाँ पे EOM OM पैराग्राफ दोनों आ सकते हैं। ओके लीजिए अगर मैनेजमेंट ने कोई स्टेप नहीं लिया, मैनेजमेंट अमेंड नहीं करती तो क्या करेंगे। अगर मैनेजमेंट ने कोई स्टेप नहीं लिया टू एंश्योर दैट एनीवन हु इज इन रिसिप्ट ऑफ प्रीवियसली इशूड फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज इन्फॉर्म्ड ऑफ द सिचुएशन, यानी मैनेजमेंट ने किसी तरह से रोकने की कोशिश नहीं करी कि भाई जिनको ऑडिट रिपोर्ट जा चुकी है, फाइनेंशियल में जा चुके हैं, उनको हम लोग इन्फॉर्म करने की किसी तरीके से कोशिश नहीं करी, और साथ साथ में मैनेजमेंट ने अमेंडमेंट भी कुछ नहीं करी। तो ऑडिटर क्या करेगा, मैनेजमेंट को नोटिफाई करेगा दैट ऑडिटर विल सीक टू प्रिवेंट फ्यूचर रिलायंस ऑन द ऑडिटर्स रिपोर्ट। ऑडिटर लिख देगा कि भाई अब मैं तो क्या चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ मेरी इशू की रिपोर्ट पे कोई भी रिलाय ना करे। अगर ऑडिटर की इस नोटिफिकेशन के बाद भी मैनेजमेंट नेसेसरी स्टेप्स नहीं लेती देन ऑडिटर शैल टेक एप्रोप्रिएट एक्शन। अब ऑडिटर एक्शन लेगा कि साहब नाउ आई विल टेक एक्शन अगेन टू सीक टू प्रिवेंट रिलायंस ऑन द ऑडिटर्स रिपोर्ट। दैट्स इट। ये था हमारा ऐसे 560 लेंदी ऐसे है, इंपॉर्टेंट ऐसे है, आपके एग्जाम में इससे क्वेश्चन आने के बहुत ज़्यादा चांसेस रहते हैं। प्लीज़ इसको अच्छे से गो थ्रू कीजिएगा। मेरे नोट्स आपके पास नहीं है तो नोट्स आप किसी भी टीचर के नोट्स से पढ़ें, लेकिन कोशिश कीजिए जो एग्जाम क्वेश्चन आए वो कवर हो जाएं आपके। और एक बात और, CA इंटरमीडिएट और CA फाइनल की ऑडिटिंग की क्लासेस के लिए edu91.org पे आप लोग विजिट कर सकते हैं। लगभग 18 मिनट लगे मुझे आपको स्टैंडर्ड रिवाइज कराने में। दुख तब होता है जब 18 मिनट में बच्चा स्टैंडर्ड कंप्लीट कर लेता है और फिर पेपर में आंसर्स नहीं कर पाता है। थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी, थोड़ा सा आपको इन्वॉल्व होना पड़ेगा, राइट। चलिए जी, ऑडिट के और भी पॉडकास्ट अवेलेबल हैं, उनको ज़रूर सुनिएगा ताकि आप लोग जो हैं काफ़ी कुछ अच्छे से सीख पाएँ और आगे बढ़ के जीत पाएँ। बाय बाय एंड टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल।